अस्सलाम वालेकुम अदनान, मेरा नाम बिलाल है और मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये सन 2016 की बात है। उस टाइम मैं 18 साल का था। हम बेसिकली कश्मीर से हैं। उस टाइम हम इस्लामाबाद में रहते थे। मेरे कज़न वगैरह लाहौर में रहते थे, तो हमारे घर इस्लामाबाद आए हुए थे क्योंकि हमारी एक कज़न सिस्टर की शादी थी। तो इसलिए वो पहले हमारे घर आए, हमने शादी की, शॉपिंग वगैरह की और फिर हम सब एक साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर में हमारी बाकी फैमिलीज मौजूद थी। वहाँ पर जो हमारा आबाई घर था, हम लोग वहाँ पर चले गए। कश्मीर में काफ़ी बड़े घर होते हैं। हम लोग शादी से काफ़ी पहले चले गए थे, तकरीबन 1 मंथ पहले, क्योंकि छुट्टियाँ भी थीं। तो हमने सोचा था कि कुछ छुट्टियाँ वहाँ गुजारेंगे और शादी भी अटेंड कर लेंगे। हम कश्मीर में रावला कोट के पास रह रहे थे क्योंकि हमारे घर वहीं पर थे, लेकिन हमारे दादा परदादा की जो आबाई जगह थी वो कहीं और थी। जहाँ पर हम रह रहे थे वो वहाँ से काफ़ी ऊपर पहाड़ पर थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम उस जगह पर चलेंगे अपने दादा परदादा की वो जगह देखने। हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार भी वहाँ पर थे, तो हमने कहा कि उनसे भी मिल लेंगे। तो ये हमारा प्लान बना। मुझे एग्जैक्ट जगह का नाम याद नहीं। तो हमारी जो फैमिली कश्मीर में रहती थी, उनका राब्ता उन दूर दराज के रिश्तेदारों से भी था। जब इन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर खाना आप लोग हमारी तरफ खा कर जाएंगे। हम तो उनको नहीं जानते थे, लेकिन वो हमारी जो फैमिली कश्मीर में रहती थी उन्हें जानते थे। खैर, हम लोगों ने उस जगह पर जाने का प्लान किया और हम लोग काफ़ी सुबह सुबह निकले। 8-9 बजे का वक्त था। वहाँ पर जाने का सीन ये था कि हम लोग गए तो अपनी गाड़ियों में थे, लेकिन एक ख़ास जगह पर जाकर इन्होंने कहा इससे आगे हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती और यहाँ से आगे हम लोग जीप्स में जाएंगे। तो हमारे उन रिश्तेदारों ने 3 गाड़ियाँ वहाँ पर अरेंज करवाई हुई थी। तो वहाँ से हम लोग उन गाड़ियों में आगे गए। हम काफ़ी लोग थे, जिनमें बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे और हम यंग लड़के लड़कियाँ भी थे। तो हमें काफ़ी हाइकिंग भी करनी पड़ी और फिर आखिरकार हम उस जगह पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी, बहुत ज़्यादा सुकून था। वहाँ पर रोड तो थी नहीं, इसलिए गाड़ियों का कोई शोर नहीं आ रहा था। सिग्नल्स भी बहुत कम थे, तो किसी का मोबाइल भी नहीं बज रहा था। तो बहुत ज़्यादा सुकून था इस इलाके में। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे जो दूर के रिश्तेदार थे, इन्होंने हमें वेलकम किया। वो हमें अपने घर ले गए। वहाँ बिजली तो थी, लेकिन बहुत ही ओल्ड चीज़ें थी, जैसे कि एक येलो बल्ब लगा हुआ था और बाकी घर में अंधेरा था। वो पुराने घर थे। खैर, इन्होंने हमें खाना दिया। हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग अपना माइंड बना कर आए थे। हम लोग बहुत ही बैकवर्ड इलाके में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है। तो हमें उस घर में बैठे हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ तक तो हमारे लिए ये एक एडवेंचर ही था कि हम लोग अपनी पुरानी ज़मीनों को देखने आए थे। अभी हम वहाँ पर प्रॉपर घूमे नहीं थे, बस जिन रास्तों से चलकर हम ऊपर आए थे वही इलाके देखे थे। खाना खाने के बाद इस घर के जो ऑनर थे, इन्होंने कहा कि आए, मैं आपको ज़मीन दिखाता हूँ जो कि आपके परदादा की है। वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। तो जैसे ही हम उनके घर से निकले तो सिखों की एक चौकी बनी हुई है। तो वो हमें उस बारे में बताने लगे कि जब ब्रिटिश के दौर में सिख कश्मीर में रहते थे तो यहाँ पर इनकी महफिलें लगा करती थी। तो यहाँ से शुरू होती है अगली कहानी। तो जैसे जैसे वो हमें ज़मीनें दिखा रहे थे, हम उनके साथ चल रहे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम शहर के शोर शराबे से निकलकर एक बहुत ही पुरसुकून जगह पर पहुंचे थे। तो हम लोग चलते चलते एक जगह पर पहुंचे। जिस जगह पर हम चल रहे थे वहाँ पर कोई रोड नहीं थी। वो कच्ची सी जगह थी और बीच में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। तो उस रास्ते के राइट साइड पर पत्थरों के अंदर से पानी निकल रहा था, ज़मीन के नीचे से। तो इन्होंने बताया ये जगह भी आपकी ज़मीन के अंदर ही आती है। तो इन्होंने बताया कि इस जगह से सारे पहाड़ को पानी जाता है, पहाड़ पर जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, और उसी की बेस पर लोग अपना गुजर बसर करते हैं। और लोग उसी पानी को पीते हैं और घर में भी यूज़ करते हैं। तो हमने कहा कि चलो हम भी यहाँ से पानी पीते हैं। तो हम में से कोई पानी पीने लगा, किसी ने अपने सर पर पानी डाला और इस तरह हम लोग इंजॉय करने लगे। तो जहाँ से पानी बह रहा था, इसकी राइट साइड पर एक चौक बनी हुई थी। इन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया कि पहले ज़माने में ये जगह
नमाज के इस्तेमाल में होती थी। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे जिनको साफ करके वो जगह बनाई गई थी। तो उसी जगह पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। मैं आज भी अपनी आंखें बंद करूं तो उसको इमेजिन कर सकता हूँ। उस दरख्त की शेप बहुत ही अजीब सी थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी सांप की बॉडी है। तो कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे। मैं खुद उस चौक पर खड़ा था। मैंने जूते पहने हुए थे। तो अंकल ने कहा कि यहाँ पर खड़े ना हो, ये नमाज पढ़ने की जगह है। लोग अभी भी इस जगह को इज्जत देते हैं। हालांकि अब तो आसपास मस्जिदें बन चुकी हैं। तो खैर, मैं वहाँ से नीचे उतर गया और मेरी एक कज़न जो मेरी ही उम्र की थी, तो वो वहाँ आकर बैठी थी थोड़ी देर। तो इतने में मैं और मेरा एक और कज़न साइड पर चले गए। हम लोग अपना ही शुगल मेला कर रहे थे। हम लोग वहाँ से थोड़ा नीचे आ गए थे तो ऊपर से आवाज़ें आने लगी कि कुछ हो रहा है। हम लोग चल कर ऊपर गए कि ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि मेरी जो कज़न पत्थर पर बैठी थी, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इस पर बेहोशी वाली हालत तारी है। तो कुछ लोगों ने इसे पकड़कर वहाँ पर लिटाया। हम लोग समझे कि हम काफ़ी चल कर आए हैं तो इसका बीपी लो हो गया है। तो वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार जो ऑलरेडी मौजूद थे, इन्होंने इसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और कहा कि छोड़ दो इसको, ये मेहमान है। यहाँ पर मेरे लिए ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी कि ये इसे क्यों मार रहे हैं। ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे इतने क्लोज भी नहीं है कि किसी बच्चे को मारे। लेकिन इन्हें किसी ने नहीं रोका। इन्होंने 3-4 थप्पड़ इसको मारे और कहा कि इसको छोड़ दो। तो इतने में मैं खुद वहाँ पर पहुँच चुका था। मैंने देखा कि कज़न की आंखें बिल्कुल पीछे चली गई थी। इसकी आंखों की काली पुतलियां नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ सफ़ेद आंखें नज़र आ रही थी। हम उस घर से 5 मिनट दूर थे जहाँ पर हमने खाना खाया था। अब असर से मगरिब के बीच का टाइम हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि वापस चलते हैं। तो मेरे उस कज़न को 4-5 लोगों ने मिलकर उठाया और घर लेकर गए। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था जिस तरह से वहाँ के लोग मेरी कज़न को ट्रीट कर रहे थे कि शायद इसके जिस्म के अंदर कोई एंटिटी आ गई है। तो हम जितने भी लोग शहर से आए हुए थे इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम लोग इसे उठाकर घर लेकर आए थे, हालांकि वो एक कमज़ोर सी लड़की थी, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि 4-5 लोगों से भी नहीं संभाली जा रही थी। तो इस बात पर मेरा थोड़ा सा माइंड बन गया था कि हाँ, शायद इसके साथ कुछ हो गया। तो इतने में सब ने कुरानी आयात की तिलावत करना शुरू कर दी। मेरी वो कज़न अभी तक कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ अजीब आंखों से सबको देख रही थी। खासतौर पर जो तिलावत कर रहा था उसे घूर कर देख रही थी। तो खैर, हमने इसे घर पहुंचाया, एक रूम में बिठाया। 5-6 लोग इसके पास बैठे हुए थे। तो इतने में घर वालों ने वहाँ एक मौलवी साहब को बुलाया। मुझे आज तक याद है कि मैंने उसके पाँव पकड़े हुए थे, किसी ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। हम लोग घर के अंदर एक छोटे से कमरे में बैठे थे, जबकि मौलवी साहब अभी घर के बरामदे में पहुंचे थे कि मेरी उस कज़न ने कहा कि आ गया है, और एक गाली भी दी। उसने मौलवी साहब के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ किए और कहा कि इसको बोलो कि यहाँ मत आना। पहले वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन मौलवी साहब के आते ही इसने ये बोला, और जैसे ही मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए इसने इन्हें गालियाँ दी कि आ गया है तू, और तू नहीं बचेगा। तो मौलवी साहब ने इसे वहीं से देखा और कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। और मौलवी साहब वापस चले गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब मगरिब का टाइम हो चुका था। तो अब ये हुआ कि जैसे ही मौलवी साहब घर से निकले तो लाइट चली गई। तो बच्चों में वैसे ही खौफ फैल चुका था, बच्चे रो रहे थे। लाइट जाने के बाद ये हुआ कि हमारे साथ फैमिली के जो लोग मौजूद थे, इन्होंने हमें हौसला दिया, जो कश्मीर में ही रहते थे। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम घर चलते हैं, किसी जान पहचान वाले को बुलाएंगे और वो ये मामला ठीक कर देंगे। तो इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आम गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी, हम लोग किराए की गाड़ियों में आगे गए थे। तो घर वालों ने रब्ता करने की कोशिश की कि हम 2 घंटे इसी घर में बैठे रहे, उस लड़की को पकड़कर, जिसको भी कॉल कर रहे थे सब यही कह रहे थे कि वो अवेलेबल नहीं है। लाइट भी जा चुकी थी और मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ना किसी पर्पस से हो रहा है, जैसा कि हमें पता था कि हम इस बंदे को कॉल करेंगे तो वो हमें लेने आ जाएगा। लेकिन इस टाइम पे वो सब ये बोल रहे थे कि मैं नहीं हूँ, या फिर किसी और को कॉल करते तो वो कॉल नहीं उठा रहे थे। तो ये सब करते करते मगरिब के बाद का टाइम हो गया।
और अंधेरा हो चुका था। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। तो वहाँ का एक बंदा था जिसे हम नहीं जानते थे। इसने गाड़ी वाले से रब्ता किया तो उनके घर में गाड़ी खड़ी थी, वो उसे लेकर वहाँ आ गए। वो एक बड़ा सा खेत था। वो उस कोने तक आए और कहा कि गाड़ी यहाँ से ऊपर आई तो फंस जाएगी, तो आप लोग बच्ची को लेकर यहाँ तक आए। वो तकरीबन 4-5 मिनट का रास्ता था। तो हमने उस लड़की को उठाया और ले जाने की कोशिश की, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी। जो इसके पास जा रहा था वो उसे थप्पड़ मार रही थी। इसने मेरी शर्ट भी फाड़ दी थी और वो लड़की बहुत ज़्यादा मार धाड़ कर रही थी। अब हम लोग उसी तरह तो इसे गाड़ी तक लेकर आ गए, लेकिन उसने गाड़ी का बहुत नुकसान किया, शीशे तोड़ दिए, अपने आप को खूनो खून कर दिया। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और वो बहुत अजीब अल्फाज बोल रही थी। और फिर बहुत मुश्किल से हम लोग इसे अपने कश्मीर वाले घर में लेकर आ रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचने में 2-3 घंटे लगे थे। तो हमने अपने जानने पहचानने वालों से रब्ता किया कि ये सब हो चुका है, तो आप हमें किसी ऐसे बंदे का बताएं जो इस काबिल हो इस चीज़ को हैंडल कर सके। तो इतने में हमारा एक बंदे से रब्ता हो चुका था और वो आ भी गए थे। वो हमारे पहुंचने से पहले ही हमारे घर पहुंच चुके थे कि ये लोग आएंगे तो मैं इनकी हेल्प करूंगा। हम लोग जैसे ही घर में पहुंचे और इस लड़की ने मौलवी साहब को देखा तो इसे भी गालियां देना शुरू कर दी और कहा कि मेरे पास मत आना वरना मैं तेरा बुरा हाल करूंगी। लेकिन वो मौलवी साहब डरे नहीं। इन्होंने इसे अपने पास बिठाया और जितने भी लोगों ने इसे पकड़ा हुआ था इनसे कहा कि इसे छोड़ दो, और इन्होंने कहा जो भी लोग बाहर के हैं वो कमरे से बाहर चले जाएं। तो कमरे में उसका एक बड़ा भाई, बड़ी सिस्टर और मैं सामने खिड़की के पास चला गया। मैं देख सकता था कि अभी भी क्या बातें हो रही हैं। मौलवी साहब ने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई बात नहीं की। वो मौलवी साहब पर हमला तो नहीं कर सकती थी जिस तरह पहले सब पर हमला कर रही थी, लेकिन बहुत गुस्से से इन्हें देख रही थी। इन्होंने इससे पूछा कि कौन हो तुम, तुम्हारा क्या मकसद है इसके अंदर आने का, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने इसकी उंगली पकड़ी और अपना मसवाक इसकी दोनों उंगलियों के बीच में रखकर दबा दिया। मुझे पता है इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मौलवी साहब ने वो मसवाक हटाया और इसकी 4 उंगलियां पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दी। अब खुद सोचें कि अगर किसी की उंगलियां पकड़ के इस तरह से पीछे मोड़ दी जाएं तो कितना दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। इसके बाद मौलवी साहब ने इसके हाथ को इसी तरह से पकड़कर कुछ पढ़ना शुरू किया और इसके बाद इस लड़की ने बताया कि मैं कौन हूँ। उसने बताया कि वो एक गैर मुस्लिम जिन है। उसने बताया कि जब ये यहाँ आकर बैठी है तो इसने हमारे बच्चों को ज़ख्मी किया। तो फिर इन्होंने हमारी फैमिली से माफ़ी मंगवाई कि हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा इस जगह पर नहीं जाएंगे। जितने लोग भी वहाँ पर गए थे सबने बारी बारी आकर इससे माफ़ी मांगी। इसके बाद इसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और इसके बाद वो मौलवी साहब चले गए। वो कश्मीर के किसी दूसरे शहर से आए थे और फिर ऐसा हुआ कि हम सब सो गए क्योंकि हम अपने ही घर में थे, और जैसा कि आपको पता है कि वो शादी वाला घर था। तो एक रूम में लड़के सोते थे और एक रूम में सब लड़कियां सोती थी। तो इस तरह से सब मिक्स होकर सोते थे। सब अपने अपने प्राइवेट रूम में नहीं सो सकते थे क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लोग थे। हम तकरीबन 30-40 लोग थे उस घर के अंदर। वो काफ़ी बड़ा घर था, लेकिन वो लड़की अपनी बड़ी सिस्टर के साथ अलग रूम में सोई थी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन हमारी नज़र में अब वो नॉर्मल हो चुकी थी, नॉर्मल बातें कर रही हो। हमारे साथ बैठकर खाना खाया। हम सारे लड़के एक हॉल में सो रहे थे और हॉल के लेफ़्ट साइड पर एक लंबी गैलरी गुजरती थी जो बाकी सारे रूम्स को आपस में जोड़ती थी। हॉल के दोनों तरफ दरवाजे थे और वो लड़की लेफ़्ट साइड वाले रूम में सो रही थी। हम लोग दरवाज़ा खोल के ही सोए हुए थे ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें, क्योंकि सब लोगों के दिल में थोड़ा बहुत डर था। तो रात को मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि वो लड़की खुले हुए दरवाजे से अंदर झांक रही है, क्योंकि अब सोने से पहले वो नॉर्मली हमसे बात कर रही थी। तो मुझे इस तरह से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। हम लोग लाइट्स बंद करके नीचे गद्दे बिछा कर एक साथ सो रहे थे। उसको पता नहीं था कि मेरी आँख खुली है। पहले तो मैंने इसका सर देखा और मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि इस टाइम मैं हल्की गनूदगी में था। फिर मैंने देखा कि वो अंदर कमरे में चल रही है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं चल रही, बल्कि वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल चल रही थी। और फिर इस तरह चलते चलते वो हमारे हॉल के अंदर आई। उस टाइम तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी
तो मैंने बहुत जोर से अपने कज़न का हाथ दबाया जो मेरी लेफ्ट साइड पर सोया हुआ था। इतने में वो भी उठ गया। मैं तो कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैंने तो सारी सिचुएशन देखी थी, लेकिन जैसे ही इसने इसे देखा तो इसकी चीख निकल गई। इसकी चीख सुनकर सब लोग जाग गए। तो जैसे ही सब लोग जागे, इस लड़की ने कुछ नहीं किया, बस बुरी तरह से हंसना शुरू कर दिया। क्योंकि सब नींद से उठे थे तो कुछ को लग रहा था कि शायद सब ने मिलकर मजाक किया, लेकिन कुछ बड़े कजन्स को पता चल गया था तो इन्होंने जाकर इसे दोबारा पकड़ लिया क्योंकि वो घर से बाहर निकलना चाह रही थी। और एक बात आपको बताता चलूं कि जब हम उस लड़की को घर लेकर आए थे तो आसपास जो जंगली कुत्ते थे वो बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे और इनकी आपस में लड़ने की आवाज़ें आ रही थी और एक बहुत ही गंदा सा माहौल बन चुका था। हमें पता चल गया था कि उस जिन ने मौलवी साहब को धोखा दिया कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन वो छोड़कर नहीं गया था। तो हमने दोबारा उन मौलवी साहब से रब्ता किया, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। उनके किसी शागिर्द से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि वो तो सो चुके हैं और इस टाइम वो अभी नहीं आ सकेंगे, बारिश भी हो रही है, तो हम लोग कल सुबह आपके घर आएंगे, आप लोग किसी तरह से गुजारा करें। खैर हम लोग सारी रात नहीं सोए। हमने उसको रस्सी से बांध दिया। अक्सर वो बीच में नॉर्मल आवाज़ में बात करने लग जाए कि मुझे दर्द हो रहा है। तो खैर बहुत ही अजीब सिचुएशन में सारी रात गुजरी। जब सुबह हुई तो वो लड़की सो चुकी थी। इसके सोने पर हम लोग भी कुछ रिलैक्स हुए। इतने में वो मौलवी साहब दोबारा हमारे घर आए और इस दफ़ा वो इस लड़की से थोड़े गुस्से में बात कर रहे थे। तो उन्होंने इस जिन से कहा कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो इन्होंने इसको जला दिया। शायद ये इनकी गलती थी या फिर यही एक रास्ता रह गया था, लेकिन वो कहता रहा था कि अब मुझे छोड़ दो, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको इस तरह दोबारा चांस नहीं दे सकते, ये फिर भी ऐसे ही करेगा। तो इसलिए इन्होंने इसे जला दिया। इस दौरान वो लड़की काफ़ी चीखी चिल्लाई और फिर वो बेहोश हो गई। तो वो मौलवी साहब चले गए। इन्होंने हमें बताया कि मैंने इसे जला दिया है तो अब कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन एहतियातन आपने घर के चारों कोनों में अजान देनी है। और फिर इन्होंने एक ख़ास पानी बना कर दिया जिस पर 1-2 घंटे बैठकर इन्होंने दम किया और वो पानी हमें देकर चले गए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पानी इस बच्ची को पिलाते रहे। तो मैंने सोचा और अपने कज़न से भी कहा कि अगर इन्होंने इसे जला दिया है तो फिर हमें ये एहतियात किस चीज़ से करने का कह रहे हैं। और फिर अगले 5-6 दिन, क्योंकि इन्होंने जो प्रोसेस हमें बताया था वो हम करते रहे। सो हम थोड़ा सा पानी इस बच्ची को पिलाते और शाम को घर के चारों कोनों में अजान देते और इसी तरह करते करते शादी का वक्त आ गया और शादी वगैरह हो गई। अब ये शादी की रात ही थी। हम लोग वापस अपने घर आए थे। मेरी वो कज़न भी नॉर्मल थी, इंजॉय कर रही थी, लेकिन हमारी जो डेली की रूटीन थी उसको पानी पिलाना और अजान देना वो टूट गई क्योंकि शादी थी और हम लोग शादी में चले गए थे। तो इस रात उस लड़की ने फिर से कुछ अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। पहले तो ये था कि वो ख़तरनाक लग रही थी लेकिन किसी पर अटैक नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसने एक अजीब तरीके से उड़ाना शुरू कर दिया था। जो भी इसके पास जाता इसको नोचना शुरू कर देती। कुछ लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह इसको पकड़ा। तो हमारे जहन में आ गया कि हमने रूटीन मिस कर दी है। हमने 2 लोगों से कहा कि आप अजान दें, वो इन्हें गालियाँ देने लग गई। हमने इसे पानी पिलाने की कोशिश की जो मौलवी साहब देकर गए थे, लेकिन वो नहीं पी रही थी। मगर हमने इसे ज़बरदस्ती पकड़कर जब पानी पिला दिया, हमारे जहन में यही था कि पानी पिलाने से जो भी चीज़ इसके अंदर है वो बाहर आ जाएगी। क्योंकि हमें इन चीज़ों का कोई तजुर्बा तो था नहीं, लिहाजा जो हमारे दिमाग में आता था हम कर रहे थे। तो जैसे ही हमने इसे ज़बरदस्ती पानी पिला दिया, तो हम जैसे ही पानी पिला कर हटे, इसने फ़ौरन से उल्टी कर दी और इसी उल्टी में बहुत ज़्यादा बदबू थी और ब्लड था। वो बहुत ही गंदी स्मेल थी। धोने के बाद वो ख़त्म नहीं हो रही थी। खैर इसने वो सारा पानी निकाल दिया और वो हंसना शुरू हो गई और इसके अंदर जो चीज़ थी वो बोली, अब बताओ क्या करोगे, पानी तो तुम लोगों ने सारा पिला दिया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हमने फैसला किया कि शायद इधर किसी के बस की बात नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कश्मीर के अंदर जंगलों से निकलेंगे तो शायद ये चीज़ इसका पीछा छोड़ दे। हम ये सारी बातें दूसरे रूम में बैठ कर रहे थे, जबकि वो लड़की दूसरे रूम में थी। तो हमने यही फैसला किया कि हम कश्मीर से निकलकर सुबह इस्लामाबाद वापस जाएंगे और वो लोग लाहौर जाएंगे। हमारे जहन में यही था कि वो
इसके साथ नहीं आएगा और इसका पीछा छोड़ देगा। अगर आ भी गया तो देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अब हमें इस घर से भी बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। अब हम लोग एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन वो लड़की ने दूसरे रूम में बैठकर हंसना और बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम लोगों की सोच है कि तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किधर फंस गए हैं। खैर, हमने जो प्लान बनाया था हमने वैसा ही किया। हम लोग उधर से निकले एक बहुत बड़ी कोस्टर की कि जिसमें सब लोग एक साथ जाएं। तो हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे, हम लोग अलग अलग भी रहना नहीं चाह रहे थे। हम सब उस कोस्टर में बैठे, उस लड़की को बीच में बिठाया। इसके पीछे भी लोग थे और आगे भी लोग थे। तो आपको पता होगा कि कश्मीर से इस्लामाबाद का सफ़र काफ़ी लंबा है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। हम लोग रास्ते में एक ढाबे पर रुके, जैसे कि नॉर्मली सब रुकते हैं। गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि गाड़ी में कुछ मसला हो। तो खैर, जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे पर रोकी और इसे बंद करने लगा तो इसने देखा कि इंजन से धुआं बाहर आ रहा है। वो गाड़ी से उतरा और इसने चेक किया कि क्या सीन है। तो इसने देखा कि इंजन में आग लग चुकी थी। आधे लोग उतर चुके थे और आधे लोग उतर रहे थे। पीछे के लोग रहते थे और वो लड़की भी अभी गाड़ी के अंदर थी। तो जैसे ही इसने देखा और तो धुआं बढ़ गया और वो गाड़ी के अंदर आने लगा। तो वो लड़की हंसना शुरू हो गई। अब कुछ लोगों ने गाड़ी के शीशों से छलांग मारी और फिर हिम्मत करके इस लड़की को भी पकड़कर बाहर निकाला। वो हंसना शुरू हो गई और उसने कहा, मैंने कहा था ना मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हम लोग बिल्कुल बीच सड़क पर थे, चारों तरफ घना जंगल, ऊपर एक ढाबा, रोशनी थी, लेकिन डर के मारे हमारा बुरा हाल हो चुका था कि अब क्या करेंगे। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि गाड़ी का ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन गाड़ी में आग लग चुकी थी। इन्होंने आग तो बुझा ली, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी ये गाड़ी नहीं चल सकती। मगर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने अपने ही जान पहचान वालों से हमारे लिए 2 छोटी गाड़ियां मंगवाई। वो 2 छोटी हाईएस थी, हम उनमें बैठे और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। उस सब में हमारा टाइम तो ज़ाया हो चुका था और रास्ते में हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। और वो बस मुसलसल ये कह रही थी, तुम पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन हम लोग अपना सफ़र करते रहे। सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, किसी का सर दर्द हो रहा था, किसी को उल्टियाँ आ रही थी, सबके साथ ही कोई ना कोई मसला हो रहा था। और जब हम लोग एक पुल पर पहुंचे जो कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को अलग करता है, तो वहाँ पर वो लड़की चुप हो गई और इसने बोलना बंद कर दिया। इसकी हालत काफ़ी निढाल हो गई थी और हम करते कराते घर पहुंचे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो नॉर्मल हो चुकी होगी, क्योंकि अब हम लोग इस माहौल से निकल आए हैं। लेकिन अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नॉर्मल हो गई या नहीं। लेकिन जब इसको होश आया तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और अब वो मुख्तलिफ आवाज़ों में बात कर रही थी। लेकिन अब हमारा खौफ पहले से थोड़ा कम था, क्योंकि हम लोग अब अपने घर थे, वहाँ पर प्रॉपर रोशनी थी, इस माहौल से बाहर आ गए थे, चारों तरफ जंगल नहीं था। खैर, हमने फिर कुछ लोगों से रब्ता किया और अगले दिन हम उसको स्वाबी ले गए और वहाँ से उसका इलाज करवाया। उसका वो इलाज तो ठीक हो गया और फिर वो लोग लाहौर चले गए। बीच में फिर हम लोगों ने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने बताया कि इसका इलाज तो हो गया, लेकिन वो पहले जैसी नहीं हो पाई, क्योंकि वो चीज़ें इसे जहनी तौर पर अफेक्ट कर चुकी थी। और फिर इन्होंने बताया कि स्वाबी में हमने जिनसे इलाज करवाया, इन्होंने बताया था कि उसने किसी बच्चे पर पाँव रखा था, जिससे वो बच्चा ज़ख्मी हुआ था। इसको कुछ हुआ नहीं था और इसलिए वो मखलूक सिर्फ इसे तंग कर रही थी, इसके अलावा कोई इसका मकसद नहीं था। लेकिन जब आप लोगों ने वहाँ मौलवी साहब को बुलाया था और इन्होंने इनके घर के एक फ़र्द को जला दिया था, तो इसकी वजह से ये फैमिली भड़क गई और इन्होंने इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से अफेक्ट करना शुरू किया और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बीमार होना शुरू हो गए। इन्होंने बताया कि हमने भी इनके 5 अफराद को कैद किया है, लेकिन इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरा ख़ानदान इसके पीछे पड़ चुका है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर तक इनका सफ़र नॉर्मल हुआ और घर जाकर भी वो कुछ टाइम नॉर्मल रही, लेकिन बीच में कभी खुद को काट देती, कभी कुछ कर देती। तो ये था मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो आप इन चीज़ों को मज़ीद तंग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अवॉइड करें। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आपके भाई की यही मोटिवेशन होती है। और वीडियो पे कमेंट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर करवाएं यार। यहाँ कोई सिल्वर बटन लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को आ जाए भाई के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।